कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे सुगम संगीत और लोक संगीत के अंतर्गत जो भी विधाएँ आती है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और जैसे जैसे फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो भी चीज़ होगी उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुगम संगीत। सुगम शब्द का अर्थ है सरल या सहज। क्या अर्थ है? सरल या सहज। इसलिए सुगम संगीत का अर्थ है सरलता या सहजता से गाया बजाया जाने वाला संगीत। इस प्रकार के संगीत में विशिष्ट गेय विधा या शैली के स्वरूप को बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का क्या होता है? बंधन नहीं होता है। इस संगीत में यदि राग का आधार लिया गया हो तो भी राग के नियमों में शिथिलता रहती है। कहने का मतलब यदि इस प्रकार के संगीत में राग का आधार भी लिया गया हो तो जो राग के नियम है उसकी क्या रहती है? चंचलता रहती है। मतलब उतना पूर्ण रूप से उसके जो नियम का पालन नहीं किया जाता है। भाव प्रदर्शन के लिए यदि आवश्यक हो तो आलाप तान या स्वरों का प्रयोग गीत के सौंदर्य वर्धन के लिए किया जा सकता है। सुगम संगीत के विशेष तत्वों के रूप में हाव भाव, गहराई, रंजकता और सुंदर शब्द इसे विशेष स्थान प्रदान करते हैं। शास्त्रीय या उपशास्त्रीय संगीत के बंधनों से मुक्त इस संगीत के अंतर्गत भजन, पद गायन, काव्य, गीत, गज़ल आदि का समावेश होता है। अब देखिए सुगम संगीत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे। सुगम संगीत के अंतर्गत आपका आ जाता है भजन, आ जाता है पद गायन, काव्य, गीत, गज़ल आदि का समावेश होता है। किसके अंतर्गत? तो सुगम संगीत के अंतर्गत, जो कि शास्त्रीय और उपशास्त्रीय के बंधन से क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। कहा जा सकता है कि लय व तालबद्ध कविताएं, ईश्वर का गुणगान, महान चरित्र वाले व्यक्तियों पर आधारित गीत, रीतियों से संबंधित गीत, गज़ल आदि सुगम संगीत के अंतर्गत आते हैं। तो सुगम संगीत के अंतर्गत और कौन कौन सी विधाएं आती है? तो ईश्वर का गुणगान, जो महान चरित्रों वाले जो व्यक्तियों पर आधारित जो गीत हैं वो भी सुगम संगीत के अंतर्गत आएंगे आपको, है ना। ऋतुओं से जो संबंधित गीत है वो भी आएंगे। और गज़ल आदि जो गज़ल होती है वो भी क्या आता है? सुगम संगीत के अंतर्गत ही आते हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी विचारात्मक अभिव्यक्ति और भाषाओं के अनुरूप सुगम संगीत अपना आकार प्रदान ग्रहण करता है। यह विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में रचा जाता है। यह जो सुगम संगीत है हमारा, जो अलग अलग भाषाओं में रचा जाता है विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के हिसाब से। इसके नाम भी भिन्न है, जैसे कि तमिलनाडु में लिसाई, केरल में ललित संगीतम, बंगाल में आधुनिक गीत और कर्नाटक में लघु संगीत। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि सुगम संगीत को हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में किस नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु में हम लोग किस नाम से जानते हैं? लिसाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लिसाई के नाम से जानते हैं किसको? सुगम संगीत को। केरल में हम लोग ललित संगीतम से जानते हैं। किससे आते हैं? ललित संगीतम के नाम से जानते हैं। बंगाल में आधुनिक गीत के नाम से जानते हैं। किससे? आधुनिक गीत। और कर्नाटक में लघु संगीत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु संगीत के नाम से जानते हैं। किसको? सुगम संगीत को। अब आगे दिया गया लोक संगीत। लोक संगीत के बारे में क्या कह रहा है? तो लोक संगीत का तात्पर्य है सामान्य जनमानस का संगीत। यह क्या इसका तात्पर्य है? कि सामान्य जनमानस का संगीत है। यह क्या है? सामान्य जनमानस का संगीत है हमारा लोक संगीत। लोकतंत्र, लोकप्रिय जैसे शब्दों के आईने में इसे देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को या दैनिक क्रियाकलापों को स्वर या लय का प्रयोग करते हुए गायन या वादन के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो वह अभिव्यक्ति लोक संगीत में समाहित हो जाता है। भावों की सरलतम एवं मधुरतम अभिव्यक्ति ही लोक संगीत का उद्देश्य है। अब लोक संगीत का उद्देश्य क्या है? तो भावों की सरलता, जो भाव होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सरल होने चाहिए। और मधुरतम, और उसमें क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति ही लोक संगीत का क्या है? मूल उद्देश्य है। क्या है? मूल उद्देश्य है किस चीज़ का? लोक संगीत का। भावों की सरलतम एवं मधुरतम अभिव्यक्ति, मतलब किसी को हम व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें एक भाव होना चाहिए, है ना। उसमें सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। जब भी कोई कला उभरती है तो वह सर्वप्रथम लोक ही होती है। जब भी कोई कला उभरती है तो सर्वप्रथम क्या होती है? लोक ही होती है। बाद में परिष्कृत होकर वह शास्त्रीय कला के रूप में स्थापित हो जाती है। बाद में उसको परिष्कृत कर उसको हम लोग किस रूप में करते हैं? शास्त्रीय कला के रूप में स्थापित करते हैं।
व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है और विशिष्ट स्थान के लोगों से निर्मित समाज पर उस स्थान के रहन सहन, वेशभूषा और रीति रिवाजों का भी प्रभाव होता है। व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। और उस स्थान के विशिष्ट लोगों से जो निर्मित समाज है, उस स्थान पर जो भी लोग रहते हैं उसका जो रहन सहन है, उसकी जो वेशभूषा है और उसके रीति रिवाजों का भी उन मनुष्यों पर क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। जीवन से जुड़ी स्थितियाँ, घटनाएं या जीवन शैलियाँ लोक गीतों के माध्यम से मुखारित होते हैं तो अनायास ही रस की वर्षा करने लगती है और मन को मोह लेती है। लोक संगीत में आम जनजीवन के रीति रिवाज और उसके सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोक संगीत में क्या दिखाई देता है? तो आम जनजीवन के रीति रिवाज और उसके सामाजिक परिवेश का क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इन गीतों की धुन जो होती है सहज और क्या होती है? सरल होती है। क्या होती है? सरल होती है। इन गीतों की रंजकता बढ़ाने के लिए स्थानीय लोक वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। अब इन गीतों की जो रंजकता बढ़ाने के लिए किस वाद्य का प्रयोग करते हैं? जो स्थानीय उस स्थान के जो लोक प्रचलित वाद्य हैं उसका प्रयोग किया जाता है। लोक संगीत लोक की चेतना की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए यह कभी पुराना नहीं होता है। जो लोक संगीत है हमारा, वो लोक की चेतना का क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, इसलिए कभी पुराना नहीं होता है। अब कुछ प्रदेशों के प्रचलित लोक गीतों व नृत्य शैलियों के नाम निम्नलिखित दिए गए। अब कुछ प्रदेश के क्या प्रचलित लोकगीत और उसके नृत्य शैलियाँ दी गई है। तो सबसे पहले मेरा असम दिया गया। असम में क्या होता है? तो बिहू और छऊ आदि नृत्य शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। कौन सी है? बिहू और छऊ। उत्तर प्रदेश में आपका होरी हो गया, बारहमासा, कजरी, चैती, रसिया, लांगुरिया, बिरहा, रासलीला, नौटंकी के गीत प्रकार आदि कहाँ प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में। फिर से देखेंगे हम लोग, होरी, बारहमासा, चैती, कजरी, रसिया, लांगुरिया, बिरहा और रासलीला। गुजरात में क्या है? तो गरबा है, रास है, डांडिया है। पंजाब में हीर, टप्पा, गिद्धा, भांगड़ा आदि ये पंजाब की नृत्य शैलियाँ। महाराष्ट्र में लावनी और मांगल गौर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सबको आप लोग याद रखेंगे। कॉपी में इसको क्या करेंगे? आप लोग लिख लेंगे। राजस्थान गोरबंद, राजस्थान का क्या है? तो आपका गोरबंद है। हो गया, झूमर हो गया, घूमर हो गया, कालबेलिया और आदि ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के कौन से नृत्य शैलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो भांड हो गया, पाथिर हो गया, रऊफ हो गया, जबरो हो गया और चक्री हो गया। इस सारे पॉइंट को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? तो टापू, पोनांग, निशादोउ, लोकबोवांग आदि। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो गया? तो आपको टापू, पोनांग, निशादोउ, लोकबोवांग आदि हो गया। केरल का हो गया तिरुवादिरिकली, पाना, तुल्लल, थेयम आदि। आंध्र प्रदेश का थिम्सा, बुर्राकथा, तोलू, बोमालता, रोतेला, पड़ुंगा आदि ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश की नृत्य शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? थिम्सा, बुर्राकथा, तोलू, बोमालता, रोतेला, पड़ुंगा आदि। पश्चिम बंगाल की तो बाउल, रविंद्र संगीत, भटियाली, गोड़िये, छऊ आदि। कौन से हैं? तो बाउल, रविंद्र संगीत, भटियाली, गोड़िये, छऊ और आदि। किसी भी देश या प्रांत में लोक कलाएं सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। लोक संगीत को गाने बजाने के लिए एवं इसकी संरचना हेतु किसी भी तरह के व्याकरण या शास्त्रीय पक्ष के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। लोक संगीत किसी विशिष्ट व्यक्ति की रचना नहीं होती। यह किसी विशिष्ट व्यक्ति की रचना नहीं होती है। लोक संगीत में लोगों की बोलचाल की भाषा, अंतर्मन के उद्गार या विचारों को सुर एवं ताल में निहित करने को ही लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत किसको कहते हैं? तो जो लोगों की जो बोलचाल की भाषा है, अंतर्मन के उद्गार हैं, जो अंतःकरण में उनका चल रहा है, उसके विचार को सुर और ताल में निहित करने की कला को ही हम लोग लोकगीत कहते हैं। दक्षिण भारत में लोक संगीत को नाटू पाटू, नोडिटी पाटू, जनपद, गीतालू के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख बात है कि दक्षिण भारत में हम लोग लोक संगीत को किस नाम से जानते हैं? तो नाटू पाटू। किस नाम से? नाटू पाटू, नाडोडी पाटू और जनपद किस नाम से जानते हैं? जनपद, गीतालू के नाम से जानते हैं। किस चीज़ को? तो लोक संगीत को। किसको? लोक संगीत को। अधिकतर लोक संगीत व्यवसाय, प्राकृतिक विश्लेषण, व्यक्ति विशेषता, रस्मों रिवाज की व्याख्या करते हैं, जैसे कि फसल का रोपण और कटाई, प्रकृति की पूजा, आराध्य देवी देवताओं का पूजन, समाज की रीतियाँ, शादी ब्याह, जन्म मृत्यु इत्यादि लोक संगीत के विषय होते हैं। तो अधिकतर जो लोक संगीत के जो व्याख्या करती है वो
कौन से करती है, तो फसल का रोपण हो गया, कटाई हो गया, प्रकृति की पूजा, आराध्य देवी देवताओं का पूजन और समाज की रीतियाँ जैसे शादी ब्याह जन्म मृत्यु इत्यादि लोक संगीत के विषय होते हैं। यह मनोरंजन का एक अपूर्व साधन है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकतर लोक संगीत की रचना गांव या दूरदर्शी क्षेत्रों में होती है। जो लोक संगीत की जो रचना होती है अधिकतर कहाँ होती है, गांव या दूरदर्शी क्षेत्रों में होती है। साधारण लोगों द्वारा रचे जाने के कारण इसके शब्द सरल लेकिन मार्मिक होते हैं। इसके जो शब्द होते हैं क्या होती है, सरल होती है लेकिन उसका मार्मिक उसका अर्थ होता है। इसकी धुनें प्रांत विशेष की होती है। इसकी जो धुन होती है उस शहर के हिसाब से होती है, प्रांत विशेष की होती है। और अधिकतर एक ही सप्तक में यह गाए बजाए जाते हैं। कितने सप्तक में यह गाए बजाए जाते हैं, तो एक ही सप्तक में गाए बजाए जाते हैं। इसी कारण विशिष्ट समाज की गाथाओं को मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में लोक संगीत का अमूल्य योगदान है। लोक संगीत की जो रचना होती है स्वतः होती है और इसके रचनाकार संगीत में प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं। लोक संगीत के गीतों को ऐसे नाम दिए जाते हैं जिससे विषय वस्तु का सरलता से अनुमान लगाया जा सके। दक्षिण भारत में लोकगीतों के नाम, अब देखिए दक्षिण भारत में लोकगीत के क्या क्या नाम है, तो ये सब नाम दिए गए। ये सब नाम को आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसको ध्यान में इस चीज़ को क्या करेंगे, आप लोग रखेंगे। ये सारे जो नाम दिए गए उसको, ये आपको दक्षिण भारत में ये नाम दिए गए। कहाँ दिए गए हैं, तो दक्षिण भारत में ये सब नाम दिए गए हैं आपको, है ना। और उत्तर भारत में क्या नाम दिया गया, तो उत्तर भारत में गरबा, रास, डांडिया, भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, घूमर, लावनी, जत्रा, गोरबंद आदि लोकगीतों या लोक नृत्यों में समाविष्ट है। ये किसके नाम है, लोकगीत के नाम है उत्तर भारत में। लोकगीतों में पूरे गीतों में धुन और लय एक जैसी रहती है और बहुत वैचित्र नहीं दिखाया जाता है, मतलब बहुत अलग नहीं दिखाया जाता। उसकी जो धुन और लय बिल्कुल एक जैसी होती है। कुछ गीतों या धुनों में राग के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं लेकिन वे अशोधित होते हैं, जैसे पुन्ना, गवराली, कुरंजी, नीलांबरी, नाथ, नाम क्रिया, नवरोज, आनंद भैरवी इत्यादि। कुछ जो गीत या धुनों के जो राग के स्वर होते हैं वह स्पष्ट सुनाई, जैसे ये सब क्या है, तो ये सब नाम दिए गए हैं। ये सब जो दक्षिण भारत के जो नाम है वो सब यहाँ पे नाम दिए गए, नीलांबरी, नवरोज आदि, आनंद भैरवी इत्यादि। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में मांड, काफी, भैरवी आदि रागों की छाप दृष्टिगत होती है। अगर हम कुरम गीतों को सुने तो राग कुरंजी के स्वर समूह स्पष्ट सुनाई देते हैं। अगर हम कुरम गीतों को सुने, कुरम एक प्रकार का गीत है वो जो कि आपको सुने तो क्या है, आपको राग कुरंजी के अंतर्गत आता है। कौन किसके अंतर्गत आता है, राग कुरंजी के अंतर्गत आता है और उसी के स्वर हमें सुनाई देते हैं। दक्षिण भारतीय लोकगीतों में चापू ताल, आदि ताल और रूपक ताल पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में कौन सी तालें पाई जाती है, तो कौन सी ताली पाई जाती है, चापू ताल हो गया, आदि ताल और रूपक ताल पाए जाते हैं। कौन सी ताल पाई जाती है, चापू ताल, आदि ताल और रूपक ताल। वास्तव में चापू ताल और उसकी विभिन्न लयकारियों के रूप में लोक संगीत पाए जाते हैं। लोक संगीत के कलाकार विविध वाद्य बजाने में सक्षम होते हैं। जो लोक संगीत के कलाकार होते हैं वह बहुत सारे वाद्य बजाने में सक्षम होते हैं। देखा जाता है कि लोक संगीत में तंत्री और शिशिर वाद्य की तुलना में अवनत वाद्यों का अधिक प्रयोग होता है। अब लोक संगीत में देखा जाता है कि जो तंत्री वाद्य या सुशिर वाद्य की तुलना में किस वाद्य का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो अवनत वाद्य का। किसका, अवनत वाद्य का हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तंत्री वाद्य जैसे कि आपको एकतारा हो गया, रावण हत्था, कमाइचा, सारंगी इत्यादि। अब ये देखिए तंत्री वाद्य के नाम है, क्या है, तंत्री वाद्य के नाम दिए गए हैं जो कि उत्तर भारत में प्रचलित हैं। कहाँ है, उत्तर भारत में, जैसे एकतारा, रावण हत्था, कमाइचा और सारंगी। जबकि उत्तर भारत में आपको क्या दिए गए हैं, जबकि दक्षिण भारत में तुंदिना, नंदुनी, पुल्लू नुकुरम आदि प्रचलित वाद्य। जबकि दक्षिण भारत में कौन से वाद्य प्रचलित है, तो तुंदिना, पुल्लू नुकुरम तथा नंदुनी प्रचलित है। सुशिर वाद्यों में शंख, अब देखिए सुशिर वाद्य में क्या है, तो सुशिर वाद्य में आपको क्या दिया गया, तो शंख हो गया, अलगोजा हो गया, श्रृंगी या झिंगी या श्रृंगी हो गया, तुरही, बीन, शहनाई, ये सब प्रचलित है। उत्तर भारत में नादस्वरम, कुरुल केंजुलम, नेडुल कुंजलम, तिरुचिनम, एक्का कलम, मंगुड़ी दक्षिण भारत के सुपरिचित वाद्य। ये सब वाद्य कहाँ के हैं, तो दक्षिण भारत के हैं। और सुशिर वाद्यों में शंख हो गया, अलगोजा हो गया, सिंगी या श्रृंगी, तुरही, बीन, शहनाई, ये सब क्या है, उत्तर भारत में प्रचलित है।
ढोल ढोलक डमरू चल ताशा नगाड़ा ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ये क्या है? तो अवनदवाद है। ढोल ढोलक डमरू चंग ताशा नगाड़ा उत्तर भारत में प्रचलित है। तत्ते पट तम्बटम तमक्कू तंतीपनई तविल उड़क्कू उत्तमी कुंडलम खंजीरा गुमाटी ये क्या है? दक्षिण भारत के अवनदवाद हैं। क्या है? तो ये अवनदवाद है। क्या है? अवनदवाद है। कौन कौन से हैं? तो तांतीपनई तविल है, उड़क्कू है, उत्तमी है, कुंडलम है, खंजीरा याद रखेंगे और गुम्माटी ये सब पूछा जा सकता है। खंजीरा गुम्माटी ये सब क्या होता है? पूछा जा सकता है। ये सब क्या है? दक्षिण भारत के प्रचलित वाद्य है। अब देखते हैं घन वाद्यों के अंतर्गत आपका घंटा, घड़ियाल, करताल, झांझ, मंजीरा, घुंघरू, चिमटा, मुखचंग उत्तर भारत में प्रचलित है। अब उत्तर भारत में कौन से वाद्य प्रचलित हैं घन वाद्यों के अंतर्गत? तो आपका घंटा हो गया, घड़ियाल हो गया, करताल हो गया, झांझ हो गया, मंजीरा हो गया, घुंघरू हो गया, चिमटा हो गया और मुखचंग हो गया। क्या हो गया? मुखचंग हो गया। ये सब कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत में। जबकि दक्षिण भारत के घन वाद्यों में सम्मिलित होने वाले जालरा है। कौन से है? तो जालरा है। कौन से है? जालरा, जो कि आपका घन वाद्य है। कुंजी तलम, सेमा कलम, कैची लंबू ये सब क्या है? आपको घन वाद्यों के प्रचलित वाद्य हैं। क्या है? घन वाद्यों के अंतर्गत प्रचलित वाद्य हैं लोक संगीत के। अब यहाँ पे कुछ लोक संगीत के प्रकार बताए गए जैसे कि नैतिक के गान। तो नैतिक के गान क्या है? तो आपको नैतिक के गान आपको जो हो जाएंगे समाज में नैतिकता का जो पाठ पढ़ाते हैं उनको नैतिक का गान कहते हैं। कामकाज के गीत जैसे खेती बाड़ी, मछली पकड़ना, दूध बेचना, ग्वालों का काम करना, ठेला चलाना, नौका गीत ये सभी किस प्रकार के गीत हैं? कामकाज के गीत हैं। वर्षा एवं खेती आधारित गीत कौन से हो जाएंगे? तो यह गीत वर्षा एवं खेती के अवसर पर पाए जाते हैं। लोरी क्या हो गया? तो बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत होता है उसको हम लोग लोरी का गीत कहते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित गीत, यह गीत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से क्या होता है? संबंधित गीत होते हैं। सामूहिक गीत, सामूहिक गीत क्या होता है? तो समूह में एकत्रित व्यक्तियों के द्वारा यह गाया बजाया जाता है। जैसे देश प्रेम हो गया, सांस्कृतिक गरिमा, अत्याधुनिक उपदेश पर जो आधारित गीत या सत्संग में गाए जाने जो भक्ति गीत होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामूहिक गीत कहते हैं। त्योहारों के गीत, त्योहार के गीत कौन कौन से हो जाएंगे? तो देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों पर पाए जाने वाला जो गीत होता है उसको हम लोग त्योहार के गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहार के उसको हम लोग गीत कहते हैं। ग्रामीण अंचलों में फैला हुआ लोक संगीत सामूहिक, यहाँ से इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि व लय के आश्रय से भारत के विभिन्न प्रांतों के ग्रामीण अंचलों में फैला हुआ है। लोक संगीत सामूहिक या एकल वादन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों की आंचलिक आभा से युक्त होकर अपनी अपनी प्रादेशिक चौपालों, खेत खलिहानों व गली गलियारों में क्या है? तो विद्यमान है। सुख समृद्धि, पूजा अर्चना, प्राकृतिक तत्वों जैसे कि वर्षा, धूप, अग्नि, जल आदि के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनको पूजा या यज्ञों के माध्यम से किए जाने वाले विधियां आदि भारत की संस्कृति को दर्शाती है। अब भारत की संस्कृति कौन दर्शाती है? तो सुख समृद्धि, पूजा अर्चना, प्राकृतिक तत्वों जैसे कि वर्षा, धूप, अग्नि, जल आदि के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनको पूजा यज्ञों के माध्यम से किए जाने जो जितनी विधियाँ हैं वह क्या दिखाता है? तो भारत की संस्कृति को दर्शाता है। उन विधियों में अथवा उन अवसरों पर प्रयुक्त होने वाला संगीत ही लोक संगीत के विस्तृत क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दक्षिण भारत में देव पूजा से संबंधित लोकगीत के कुछ प्रकार दिए गए। अब देखिए दक्षिण भारत में क्या है? तो देव पूजा के अंतर्गत कुछ लोकगीत के प्रकार दिए गए। जैसे पहला क्या है हमारा? सोपान संगीतम। सोपान संगीतम क्या है? तो यह संस्कार केरल के मंदिरों में यह कार्यबंधित है। मंदिर के जहाँ देवी देवता विराजमान होते हैं वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? सोपान कहा जाता है। सोपान किसको कहते हैं? तो मंदिर में जो में जो सीढ़ियों तक पहुँचने को क्या कहते हैं हम लोग? सोपान कहा जाता है। हिंदुओं की इन मंदिरों में जब पूजा के रीति रिवाज के अनुसार कार्य किए जाते हैं तो मंदिरों की सीढ़ियों पर मरार नामक संप्रदाय गीत संगीत प्रस्तुत करता है। अब देखिए मरार क्या शब्द दिया गया? तो मरार कहाँ प्रस्तुत करता है? तो मंदिरों की सीढ़ियों पर, मंदिरों की जो सीढ़ियों पर होता है वो मरार नामक जो संप्रदाय होता है वह संगीत क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इस गायन शैली के साथ एडक्का बजाया जाता है। अब इस मरार गायन शैली के साथ कौन से वाद्य बजाए जाते हैं? तो इडक्का। कौन बजाया जाता है? इडक्का बजाया जाता है। इस पवित्र प्रथा में गीत गोविंदम जो अष्टपदी नाम से परिचित है वह भी प्रस्तुत किया जाता है। अब इस जो मरार नामक जो संगीत है इसमें कौन से अष्टपदी? तो गीत गोविंदम क्या अष्टपदी नाम से जो प्रचलित है वह भी क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है सोपान संगीतम के अंतर्गत। सोपान संगीत को गायन शैली, राग, ताल सभी को दूसरी शैलियों को प्रस्तुत करने के लिए अपनाया जाता है।
जो सोपान संगीतम की जो गायन शैली है वह राग ताल सभी को दूसरे शैलियों को प्रस्तुत करने के लिए अपनाया जाता है, जैसे कृष्णाटम, कथकली और अष्टपदी आठम। तेवारम तिरुवाचकम, तमिलनाडु के शैवीय समुदाय के लोग इन शैवीय स्त्रोतों को गाते बजाते हैं। अब जो तेवारम तिरुवाचकम है ये कौन से लोग बजाते हैं? तो तमिलनाडु के जो शैवीय समुदाय के लोग होते हैं इन शैवीय स्त्रोतों को गाते बजाते हैं। ओदुवार नामक समुदाय में इन स्त्रोतों को अप्पर तिरुज्ञान समंदर सुंदर मूर्ति द्वारा रचित किया गया और इन्हें शैवीय संस्कार के लिए पेश किया जाता है। इनके राग और ताल प्राचीन तमिल शास्त्रीय संगीत में पाए जाते हैं। इनके जो राग और ताल हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो प्राचीन तमिल शास्त्रीय संगीत में पाए जाते हैं। भगवान शिव के लिए रचे गए कवि एवं साधु मन्निकैयर द्वारा इस संस्कार में 20 पंक्तियों की एक अन्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तिरुवेंपावई नाम से जाना जाता है। तिरुमपई एवं अन्य दिव्य प्रबंध कौन से हैं? तो मुड्डी येतु अय्यपन पाटु, भगवती पाटु, सर्पम पाटु, नावोरू इत्यादि दक्षिण भारत की सांगीतिक रचनाएं। ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार ध्यान में इसको रख सकते हैं। ये सब क्या आपको दक्षिण भारत की क्या दिव्य प्रबंध दी गई है, सांगीतिक रचनाएं दी गई है। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए यह गाई बजाई जाती है। पुल्लू नुकुड़म, उड़क्कू, नादस्वरम, तविल इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी उपरोक्त दिए गए संस्कार गीतों के साथ संगत के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो ऊपर जितने प्रकार के गीत दिए गए हैं इन सारे के साथ कौन से वाद्य यंत्र? तो पुल्लू नुकुड़म हो गया, उड़क्कू हो गया, नादस्वरम, तविल हो गया, ये सब वाद्य का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है इन संस्कार गीतों के साथ संगत करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ख़त्म हो गया है ये चैप्टर, अब हम लोग का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट डे इसको हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में क्या क्या दिया गया है तो आप लोग इसमें जो भी पढ़ाया गया उस चीज़ को एक बार अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे और जो जो प्रमुख बिंदु है उसको लिखने की कोशिश करके उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के साथ, कुछ और बातें के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उससे मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।